Hello everyone, this is Ramil and I welcome to you all to Ramtech Classes YouTube channel। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्रेन साइज सॉइल क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आई स्टैंडर्ड और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन भी देख लिया है, ठीक है। और अगर हम देखें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, कि सॉइल का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पार्टिकल के साइज के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या देखा था या आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें देखा था पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, ठीक है, यानी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें देखा था फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल जो होते हैं 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं, ठीक है, और कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं वो 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और हाँ, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं उनको सीप एनालिसिस द्वारा एनालाइज किया जाता है, ठीक है, मतलब उनका एनालिसिस सीप एनालिसिस द्वारा किया जाता है। और जो फाइन सैंड होते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है सेडिमेंटेशन द्वारा, ठीक है, यानी कि सॉइल क्लासिफिकेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन। इसमें देखा कि फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल यानी स्थूल कण विश्लेषण या स्थूल कण, ठीक है, मिट्टी मृदा, और फाइन होता है सूक्ष्म कण मृदा। इनका एनालिसिस किया जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल का एनालिसिस किया जाता है सीप एनालिसिस द्वारा, यानी कि चालनी से चाल करके इसका देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है चालनी द्वारा, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल को कैसे किया जाता है सेडिमेंटेशन अवसादन द्वारा, सेडिमेंटेशन, ठीक है, यानी अवसादन द्वारा, ठीक है। इसके बाद में देखने वाले हैं ग्रेडेशन, ठीक है, ग्रेडेशन भी देख लिया है, यानी ग्रेडिंग कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग आपको क्लासिफिकेशन बताया था। पुअरली ग्रेडेड या वेल ग्रेडेड होता है, पुअरली ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल और वेल ग्रेडेड सॉइल, उसको भी देख लिया था, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, यानी ग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इसमें देखा था 3 प्रकार की ग्रेडिंग किया था यहाँ पर। पहला था यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली यानी जो कि सेम साइज रहते हैं, जो भी पार्टिकल होंगे यूनिफॉर्मली, या पोरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, पोरली ग्रेडेड सॉइल, पोरली ग्रेडेड। सेकेंड देखा था गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट था वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। तो उसमें पोरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्मली भी सेम साइज के पार्टिकल थे इसमें, ठीक है, जितने भी पार्टिकल थे सेम साइज थे। इनको अगर एक सैंपल में रखा जाए तो इनके बीच में वाइड्स बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी रिक्त स्थान बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इनमें देखिए तो वाइड रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। तो रिक्त स्थान किसी सॉइल सैंपल में बहुत ज्यादा होगा तो उसमें पानी बहुत तेजी से पास होगा, अगर उसमें पानी फ्लो कराया जाए तो बहुत तेजी से पास होगा, यानी कि यहाँ पर परमेबिलिटी भी ज्यादा होता है, ठीक है, परमेबल ज्यादा होगा, ठीक है, परमेबिलिटी अधिक होती है। अगर गैप ग्रेडेड की बात करें, यानी इसमें डिफरेंट साइज के रहेंगे, लेकिन बस कुछ फिक्स पर्टिकुलर साइज के कुछ पार्टिकल कैसे होंगे वहां पर नहीं होंगे, तो इसमें परमेबिलिटी, यानी इसमें वाइड की बात करें, रिक्त स्थान की बात करें, तो एज कंपेयर टू यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के इसमें वाइड जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है, इसमें वाइड कम होंगे, तो इसलिए परमेबिलिटी भी थोड़ी कम रहेगी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्मली या पोरली ग्रेडेड सॉइल के, ठीक है। इसलिए परमेबिलिटी भी यहाँ पर, परमेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, परमेबिलिटी बस इतना ही अभी समझो कि क्या होता है पानी पास करने की कैपेसिटी, ठीक है।
उसके बाद में देखते हैं किसी सॉइल सैंपल से पानी अगर फ्लो कराएं, या कोई सॉइल सैंपल ये हमारा है, ठीक, ये कोई सॉइल सैंपल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पर पानी फ्लो कराएं या पानी डालें तो कितने देर में नीचे पहुंच जाएगा, यानी यहाँ इस तल तक, ठीक है, बॉटम तक कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, इसे परमेबिलिटी, ठीक है, कहते हैं। अभी देखो वेल ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होते हैं जिसमें सभी प्रकार के सभी साइज के पार्टिकल, ठीक है, सभी साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। जब सभी साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं तो यहाँ पर इनको सैंपल में रखा जाए या सैंपल में, ठीक है, डाला जाए तो ये बहुत अच्छे से, कैसे, बहुत कंसिस्टेंसी ढंग से क्या होंगे, वो एकत्रित हो जाएंगे, यानी कि उसमें जमा हो जाएंगे, जिसमें कि वाइट्स की मात्रा बहुत कम रहेगी, ठीक है। वाइट की मात्रा एज कम्पेयर टू इनके दोनों के, यानी यूनिफॉर्मली और गैप ग्रेडेड सॉइल के, यहाँ पर जो वाइट्स होंगे, ठीक है, वाइट्स होंगे वो कम होंगे, इसलिए परमेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पर वाइट यानी रिक्त स्थान कम होंगे, इसलिए परमेबिलिटी भी यहाँ पर कम रहेगी, ठीक है। ठीक है, इनको ग्राफ द्वारा भी देख लिया था कि कैसे ग्राफ द्वारा इसको देखा जाएगा, कैसे इसको ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल को बताया सेडिमेंटेशन एनालिसिस से करेंगे। पोस्ट ग्रेन सॉइल को किस प्रकार एनालिसिस की जाएगी, करी जाएगी सीव एनालिसिस द्वारा, यानी कि सीव एनालिसिस द्वारा देखें अगर हम पार्टिकल की एनालिसिस करें तो मान लेते हैं ये कोई सीव है, ठीक है, ये कोई सीव है, ठीक है, मान लेते हैं ये सीव है, यानी चालनी जिसे कहते हैं, ठीक है, चालनी, ये सीव है, ये सीव है 80 mm का, ठीक है, 80 mm का सीव है। ये दूसरा सीव है, दूसरा सीव है हमारा, यहाँ पर सीव एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, सीव एनालिसिस यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये 20 mm का मान लेते हैं सीव है, 20 mm सीव है, इसका मतलब कि जो सीव के बीच में ये जो सीव का ये है कि 20 mm डायमेंशन का है, ठीक है, 20 mm इंटू 20 mm का स्क्वायर साइज का होता है, तो 20 mm का डायमेंशन है, ठीक है। एक होल ये इसका ये 20 mm, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मान लेते हैं सीव है, ये 10 mm का सीव है, ठीक है, ये 10 mm का सीव है, ये 4.75 mm का सीव है, 4.7 mm का सीव है। उसके बाद में मान लेते हैं यहाँ पर घुमाना लगा दिए, ठीक है, कि जिसमें अब एकत्रित होगा क्या चीज, यहाँ पर अब एकत्रित होगा, ठीक है, जो पार्टिकल 4.75 mm सीव से पास हो जाएगा, ठीक है। सीव एनालिसिस करने जा रहे हैं यहाँ पर और देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 100 ग्राम सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, 100 ग्राम सॉइल सैंपल ले लिया, ठीक है। अब इसका हम सीव एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो अगर 100 ग्राम सॉइल सैंपल को लिया, इस 80 mm सीव में क्या किया, इसमें पुट किया और इसको सीव किया, यानी जब सीव किया तो यहाँ पर हमारा 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम, यहाँ पर 40 ग्राम रिटेन हुआ सॉइल, ठीक है, 40 ग्राम यहाँ पर जो सॉइल सैंपल क्या होगा, रिटेन होगा, यानी बच गया, तो यानी इसका मतलब 60 ग्राम पास हो गया, तो 60 ग्राम कहाँ पहुंचा, यहाँ पर 60 ग्राम पास हो गया सॉइल, ठीक है। अब 60 ग्राम पास हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं,
अब यहाँ पर इस 60 ग्राम को 20 जो माइक्रोन सीव है, ठीक है, सॉरी 20 का सीव जो है इस पे आके गिरेगा। जब 20 यहाँ पर आके गिरेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं 30 ग्राम 30 ग्राम सॉयल क्या हुआ, रिटेन हो गया। यानी पास कितना हुआ, यहाँ पर पास हुआ 30 ग्राम सीव, ठीक है, 30 ग्राम सीव यहाँ पर पास हो गया। अब ये 30 ग्राम आके इस 10 सीव पे आके गिरेगा। तो यहाँ पर जब सीव होगा, ठीक है, यहाँ पर सीव होगा तो अपन मान लेते हैं 20 ग्राम पास हो गया, ठीक है, 20 ग्राम पास हो गया। बचा कितना, जब 20 ग्राम पास हो गया तो यहाँ पर 10 ग्राम सॉयल बचा, ठीक है, 10 ग्राम सॉयल बचा। अब ये 10 ग्राम है तो 10 ग्राम में से नहीं 20 ग्राम है, 20 ग्राम में से अगर मान लेते हैं ये 4.75 सीव पे गिरा, ठीक है, अगर सीव हुआ तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना पास हो गया, मान लेते हैं 10 ग्राम पास हुआ और 10 ग्राम बच गया, ठीक है, 10 ग्राम बच गया। अब ये 10 ग्राम सॉइल यहाँ पर आ गया। अब ये यही जाके तो एकत्रित होगा इसमें पैन में भगोने में कितना, 10 ग्राम सीव, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्टिंग में कि जब 100 ग्राम सैंपल सॉइल कर लिए हैं तो सीव कर रहे हैं जब 80 सीव पे तो कितना पास हो रहा है, 60 पास हो रहा है। यानी कि 60% पास हो रहा है, यानी 60% 60% सॉइल सैंपल फाइनर देन 80 सीव। यानी 60% जो है सॉइल है वो क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है किस सीव से, 80 सीव से। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी D60 की, D60 समझाना था हमें यहाँ पर D60, तो वही चीज है, यानी कि D60 मीन 60%, D60 अगर D10 होता है तो 10%, तो 60% पार्टिकल, D60 का मतलब होता है, D60 का मतलब होता है 60% पार्टिकल finer than 80 mm diameter, 80 mm diameter sheet, ठीक है, 80 mm diameter sheet। अगर ये जो है सीव, अगर इसका डायमीटर जो है कितना है, 80 mm सीव है, ठीक है, 80 mm डायमीटर का है, ये 20 mm का है, ठीक है, और ये 10 mm। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D60 का क्या मतलब है, 60% जो पार्टिकल है इस सॉइल सैंपल का, ठीक है, इस सॉइल सैंपल का जो 60% पार्टिकल है वो फाइनर है किससे, 80 mm डायमीटर सीव से, ठीक है। उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पर D60 60% आया, 60% में से 30% नीचे पास हो गया, यानी कि 20 mm से पास हो गया और 20 mm रिटेन हो गया। 20 mm से फिर क्या हुआ, 20 ग्राम पास हो गया, 10 ग्राम बचा, यानी कि इस 30 ग्राम में से 20 ग्राम पास हो गया, 10 ग्राम बचा। उसके बाद में देख रहे हैं इसमें से 20 ग्राम बचा, 20 ग्राम में से 10 ग्राम पास हो गया और 10 ग्राम बचा। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें D60 की बात वैल्यू देखें, सॉरी D10 की, यानी 10% फाइनर देन, ठीक है, 10% पार्टिकल फाइनर देन D10 इक्वल टू होता, D10 इक्वल टू, या D10 को क्या कहते हैं, 10% पार्टिकल फाइनर देन 10% पार्टिकल finer than 10% particle finer than 4.75 mm, 4.75 mm डायमीटर शीट, ठीक है, डायमीटर शीट, ठीक है। इसका मतलब D10 का मतलब है 10% पार्टिकल फाइनर देन 4.75, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि 10% पार्टिकल फाइनर देन
5 डायमीटर सीप, यानी इस 100 ग्राम में से, ठीक है, 100 ग्राम डायमीटर, 100 ग्राम सारे सैंपल में देखो तो 10 ही ग्राम तो पास हो रहा है ना फाइनल, तो 10 ग्राम सॉरी 10% पास हो रहा है, 10 ग्राम में 10% हुआ, 100 का 10 ग्राम पास हो रहा है यानी कि 10% पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 ग्राम पास हो रहा है तो यानी कि 10 mm का 20%, ठीक है। यहाँ पर 30 है तो डी 30 अगर इसे लिख सकते हैं कि 30% फाइनर देन 20 mm डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी 30 को ही क्लासीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी 30 मीन्स 30% पार्टिकल, यानी 30% जो पार्टिकल हैं या सॉइल के कण हैं वो फाइनर देन, यहाँ पर देखो कि कौन सा 30% पास हो रहा है, यानी कि इस 100 ग्राम का 30 ग्राम यानी ये पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितने 20 mm डायमीटर से, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 30% पार्टिकल फाइनर देन कितने mm सीप से पास हो रहा है, 20 mm डायमीटर सीप से, ठीक है, 20 mm डायमीटर सीप से, ठीक है, 20 mm डायमीटर सीप से। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक साल सैंपल ले लिए मिट्टी का, ठीक है, उसको सीप कुछ लगा दी, जैसे 80 mm का सीप का, 20 mm सीप, 10 mm सीप, 4.75 mm सीप। अब हम कुल मिला के कोर्स ग्रेन स्टाइल लिए हैं सब, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 80 mm सीप पर अगर 100 ग्राम साल सैंपल को सीप की जा रही है, चाली जाती है तो 60 ग्राम नीचे पास हो रहा है, यानी कि 60% फाइनल। इस 80 mm सीप में पास अगर सीप की गई है, चाली गई है, तो क्या हुआ, 40% को रिटेन कर रहा है, यानी कि वहां पर रोक ले रहा है और 60% को पास हो जाने दे रहा है, तो पास हो गया। उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं, फिर से सीप कर रहे हैं, यानी कि 20 mm सीप से, तो इसमें 30 ग्राम के पास हुआ, यानी कि 30 ग्राम ही, यानी 30% ही पास हो रहा है, 70% तो ऊपर रिटेन है ना। उसके बाद में फिर देख रहे हैं 10 mm सीप में, 10 mm सीप में अगर सीप की जा रही है तो क्या है, 20 ग्राम के पास हो रहा है, यानी कि 20% यहाँ पर फाइनल है, किससे, 80 mm सीप से। अगर 4.75 mm की बात करें तो 4.57 mm में 10 ग्राम पास हो रहा है, 10 ग्राम अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 10% पार्टिकल फाइनल देन द सीप 4.75 mm डायमीटर, यानी 4.75 mm डायमीटर से जो पास कितना हो रहा है, 10% पास हो रहा है, यानी 10 ग्राम जो पार्टिकल है वही पास हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ठीक है। अभी तक हमने D60, D10 और D30 के बारे में देख लिया है, ठीक है, D60, D30 और D10 के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, ठीक। ऐसे करके एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा, उसको केवल डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी coefficient of uniformity and coefficient of curvature, coefficient of curvature, ठीक है, coefficient of curvature। तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी गुणांक और कर्वेचर गुणांक, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी गुणांक और कर्वेचर गुणांक, इसे बोल सकते हैं समानता गुणांक, ठीक है, समानता गुणांक, और क्या बोल सकते हैं, कर्वेचर गुणांक, कर्वेचर गुणांक। ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को डिफाइन करें,
कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को डिफाइन करें, इसे बोल सकते हैं हम इट इज द रेशियो ऑफ D60 and D10. इट इज द रेशियो ऑफ D60 एंड D10, यानी कि जहां पर 60% पार्टिकल पास हो तथा 10% पार्टिकल फाइनल देन द सीप, जो सीप दिया है, ठीक है। तो इसके रेशियो को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ D60 अपॉन D10, ठीक, लिख सकते हैं। और इसे डिनोट करेंगे CU से, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। तो लिखेंगे इसमें इट इज मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी समानता गुणांक होता है, क्या होता है, ये है D60 तथा D10 का रेशियो होता है। इसे CU से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसे हम लिखेंगे सामने CU, ठीक है, D60 अपॉन D10, D60 अपॉन D10, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसे डिनोट करेंगे CC से, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे D30 के स्क्वायर, ठीक है, D30 का स्क्वायर तथा D60 इंटू D10 का मल्टीप्लीकेशन के रेशियो को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसे डिनोट करते हैं CC से, और ये होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60, ठीक है, D10 इंटू D60। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बारे में बस बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब ठीक है, इसमें ज्यादा वर्डिंग कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पर डेफिनेशन लिखेंगे और इसका फार्मूला लिखेंगे। इसमें पूछेगा तो एक एग्जांपल D60 को मान लेंगे, D10 मान लेंगे। एग्जांपल अगर पूछेगा कि विद एग्जांपल समझाओ, तो एक न्यूमेरिकल्स में कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें इसके आगे देखते हैं कि अगर, ठीक है, D30 की वैल्यू, सॉरी, CU की वैल्यू और CC की वैल्यू अगर लेस तो यहाँ पर अगर CC की वैल्यू 1 से और 3 के बीच में रेंज में आ रहा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा या सैंड होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, रेंज की बात करें, CC की रेंज 1 से बड़ी, ठीक है, और 3 के बीच में है तो ये वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है, वेल ग्रेडेड यानी सुवर्गीय, ठीक है, वेल ग्रेडेड यानी सुवर्गीय, सैंड होगा या ग्रेवल होगा, ठीक है। तो इसलिए वेल ग्रेडेड सॉइल लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में, तो अगर 4 से ग्रेटर है, ठीक है, 4 से ग्रेटर है, ठीक है, 4 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल यानी सुवर्गीय ग्रेवल, ठीक है, या कंकड़ पत्थर। किससे लेस देन 4 होगा, ठीक है, ये लेस देन 4 होगा, लेस देन 4 होगा। और C की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा, वेल ग्रेडेड सैंड होगा यानी सुवर्गीय बालू होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये कुछ चीजें, और इनमें इनको डिफाइन करना भी बता दिया है, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इस पर एक क्या कहते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये ज्यादा आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी देखने में थोड़ा लग रहा होगा कठिन, लेकिन बहुत इजी होता है, ठीक है। इस पे या तो इनके डेफिनेशंस और फार्मूले वगैरह पूछ सकता है, या तो इसमें क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस,
ठीक है, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा एक रेतीली मिट्टी है। ठीक है, एक रेतीली मिट्टी है, यानी सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एनालिसिस प्राप्त आंकड़े दिया गया है कि कण का साइज, ठीक है, और परसेंटेज फाइनल। ठीक है, कण का साइज और परसेंटेज फाइनल ज्ञात करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तथा ये भी बताइए कि मिट्टी के कणों का वितरण का उच्च कोटि का या निम्न कोटि का है। ठीक है, ये वेल ग्रेडेड सॉइल है या पोorly ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक रेतीली मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी ये सॉइल सैंपल सॉइल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ये सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये सॉइल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दिया गया है पार्टिकल साइज। क्या दिया गया है? पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज किसमें दिया है? mm में। ठीक है, mm में दिया है, बताया है, क्योंकि ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। ठीक, सेकंड चीज परसेंटेज फाइनल। ठीक है, परसेंटेज फाइनल, इसी से पता चलेगा कि D30 है, D60 है या D10 है। बताया था D60 के लिए 60% फाइनल देन दैट सीप। अगर 30% पास हो रहा है तो बोलेंगे 30% फाइनल देन दैट सीप। ठीक है, जो भी सीप दिया है। 10% पास हो रहा है तो 10% लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है जो हमें 0.4 mm सीप दिया है। ठीक है, पार्टिकल साइज दिया है, उसके लिए परसेंटेज फाइनल है 60%। कितना है? 60%। सेकंड जो दिया गया है 0.2 mm है पार्टिकल साइज, 0.2 mm दिया गया है, इसके लिए परसेंटेज फाइनल दिया है 30%। कितना दिया है? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 mm, 0.05 mm, ये परसेंटेज फाइनल है 0%। इसमें 0% पार्टिकल जो हो रहा है पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर D60 की वैल्यू गिवन है, D30 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, परसेंटेज फाइनल बताया था, यानी कि D60 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.4। D30 की वैल्यू देखें तो 0.2 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड आउट। अब ये गिवन है चीजें, ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है यानी फाइंड आउट, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? फाइंड आउट C में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी समानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए है। एंड आल्सो मिट्टी के कणों का वितरण बताइए, उच्च है या मतलब आल्सो टेल अबाउट ग्रेडिंग, ठीक है, अबाउट ग्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमको क्या गिवन है? D60 गिवन है, तो लिखते हैं D60 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.4 mm। ठीक है, कितनी है? 0.4। और D30 की वैल्यू गिवन है, D30 की वैल्यू गिवन है हमें 0.2। ठीक
ठीक है, कितने D30 की वैल्यू गिवन है 0.2, ठीक है, D30 की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं C की वैल्यू, CU की वैल्यू, यानी D60 अपॉन D10, D60 अपॉन D10, तो 0.4 अपॉन 0.2 कितना जाएगा वैल्यू 2, वैल्यू आ गया 2, ठीक। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, D30 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नहीं D30, D60, D10 की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर हम गलत कैलकुलेट कर दिए क्योंकि D10 की वैल्यू नहीं गिवन है हमें, तो D10 को पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। D10 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू गिवन है, D0 की वैल्यू गिवन है, D0 की वैल्यू गिवन है 0.05, 0.05 गिवन है यहाँ पर में। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में CU की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर D60 अपॉन D10 करना पड़ेगा, लेकिन D10 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर D10 को, यहाँ पर D10 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा था 10% वाले का था, ठीक है, गलती से 0% लिख दिया था यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे ये 10 है, 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। D60 की वैल्यू कितने हैं, D60 की वैल्यू गिवन है 0.4, D10 की वैल्यू है 0.05, 0.05 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं 0.4 अपॉन 0.05, ठीक है, वैल्यू आ रही है 8, कितनी आ रही है 8, और यहाँ पर CC की वैल्यू फिर ज्ञात कर देते हैं D30 अपॉन D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60, ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू D30 का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर अपॉन D60 टू D10, D60 की वैल्यू गिवन है 0.4 इंटू D10, ठीक, D10 की वैल्यू कितनी 0.05, तो 0.2 का स्क्वायर अपॉन 0.4 इंटू 0.05, ठीक है, तो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 2, DCC की वैल्यू, नहीं सॉरी CC की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ रही है 2। अभी हमने बताया था कि अगर CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रहा है तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल होगा, ठीक, तो इसका इससे हमें पता चल रहा है ये वेल ग्रेडेड है, लेकिन क्या है, सैंड है कि एग्रीगेट, ये पता कैसे करेंगे, ये करेंगे CC से यानी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पर जो CC की वैल्यू यानी CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये मीडियम ग्रेड ये होगा, CC की वैल्यू ग्रेटर है, यानी 4 से अगर लेस होता तो वो सैंड होता, अब यहाँ पर ग्रेटर है तो ये ग्रेवल होगा, ठीक है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। यहाँ पर फाइनली लिखेंगे ग्रेवल है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हेंस जो सॉइल गिवन है यानी अकॉर्डिंग टू सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सॉइल इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है, ग्रेवल यानी कंकड़। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आके कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है, कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट, जिसे अटरबर्ग लिमिट भी कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।